हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 का ए। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इन द फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए डी गिवन दैट ए इक्वल टू 1.8 और बी डी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है और सी आप देख सकते हो 5.4। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि इस फिगर में जो डी ई जो है वो पैरेलल है आपके बी सी के साथ, तो हमें ए डी का लेंथ निकालना है। जैसे हमें पता है एक ट्रायंगल में, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई जो है वो पैरेलल है आपके बी सी के साथ। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ। तो हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम में आप लिख देना यहाँ पर बाय बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट में बोल देता हूँ कि आप उसको लिख लेना। बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ए डी जो साइड है, ए डी बाय डी बी जो होगा वो बराबर होगा किसके साथ, ए ई बाय ई सी के साथ इक्वल होगा। ये हमारा बीपीटी थ्योरम है। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर दो। ओके, तो ए डी हमें नहीं पता, ए डी को वैसे ही रखो, बाय डी बी, जो डी बी है वो कितना है 7.2, यहाँ पर 7.2 इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखा है ए ई हमें कितने गिवन है वैल्यू, एक मिनट, ए ई का वैल्यू हमें गिवन है 1.8, तो यहाँ पर लिख दो 1.8 डिवाइड बाय, फिर ई सी जो है वो 5.4 है हमारा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका ए डी मल्टीप्लाई विथ 5.4 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। ओके, तो हमें ए डी का वैल्यू निकालना है, तो ए डी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, हम इसको डिवाइड कर देंगे 5.4 के साथ। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो डेसिमल में भी इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको फ्रैक्शन कर लो। सिंपल सा पैसे लिख लो, 18/10 इंटू 72/10 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10/54 हो जाएगा। तो 18 के टेबल में डायरेक्टली आपका यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 3 54। ठीक है, अच्छा, और ये 3 से यहाँ पर डायरेक्टली आपका यहाँ पर कट जाएगा, 3 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 24। ओके, तो और नीचे भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है बट हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो ये 0 0 कैंसिल, तो आपका जो फ्रैक्शन यहाँ पर रहा 24/10 दैट इज़ 2.4। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2.4। जो भी यहाँ पर सी एम गिवन है सी एम लिखो, जो भी यूनिट यहाँ पर गिवन है लिख दो। तो ये सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। जैसे कि मैं और वाला भी क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो और वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। देखो, तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, E is a point on the side AD produced by a parallelogram of ABCD and BE intersects CD at F। तो शो करो ट्रायंगल हमारा ABE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CFB के साथ। ओके, तो ध्यान से इस फिगर को देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ फिगर को, एक मिनट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, नाउ इट इज़ फाइन। देखो रफली आपको कहीं भी समझाता हूँ, पहले ये साइड में स्टेटमेंट यहाँ आप लिख देंगे। देखो ध्यान समझने से उस क्वेश्चन को, ये ट्रायंगल का हमारा क्वेश्चन है। तो E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, तो E जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो AD साइड के ऊपर है, जो कि हमारा ये पैरेललोग्राम है। देखो ये जो हमारा ABCD, ध्यान से देखो ये ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो पैरेललोग्राम को हम जैसे पता है ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, क्वेश्चन में भी यहाँ पर मार्किंग किया गया है। देखो एंगल जो A है वो बराबर है एंगल C के साथ। ओके, ये पहला वाला। फिर हमें यहाँ पे देखो और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा यहाँ पे देखो ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD जो है वो पैरेलल है BC के साथ, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम। और AD का अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे यहाँ E तक, तो ये टोटल जो लंबा सा लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ किए, जो A से लेकर E तक, AE जो लाइन है वो भी आपका पैरेलल हो जाएगा BC के साथ, बिकॉज क्योंकि DE जो है वो आपका AD लाइन का एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब ये जो लंबा वाला लाइन हो गया AE, ये भी आपका क्या हो गया, पैरेलल हो गया BC के साथ। तो यहाँ तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे किया। ओके, तो समझ में आ गया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, हमें
AE जो है वो पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ हमारा पैरेलल है। ओके, अच्छा, फिर हमें और एक चीज़ गिवन है, अगर पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर उसके बाद उधर हम जाएंगे। तो AE जो है वो पैरेलल है BC के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वाला ये वाला जो एंगल है, एंगल E जो है वो आपका बराबर होगा एंगल B के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपका हो गया अल्टरनेट एंगल। क्यों? देखो ये आपका, अगर ये रहा आपका AE और ये रहा आपका BC जो कि पैरेलल है हमारा, और ये जो लाइन है बच्चों ये आपका है ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। दिस एंगल मतलब ये वाला एंगल, मतलब एंगल AEB जो बराबर होगा वो एंगल, आप इसका नाम ले लो EBC भी ले सकते हो या फिर FBC ले सकते हो या फिर नंबरिंग कर सकते हो 1 2 कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल आई थिंक मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये 1 हो गया, इसको आप 2 ले लो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के साथ बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटर एंगल, यहाँ पर आप रीजन लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज़ें क्लियर हो गई, अल्टरनेट इंटर एंगल। ओके, अच्छा, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, जैसे कि हमें पता है कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। ABCD यहाँ पे लिख रहा सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड वी ऑल्सो नो दैट ये जो हमारा एंगल जो A है वो C के बराबर है। इसको आप नेमिंग ले लो, 3 ले लो, इसको 4 ले लो, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। यहाँ पर आप रीज़न लिख देना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए ऐसे हुआ। तो ये 2 चीज़ें माइंड में रखो, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल ABE को सिमिलर करने के लिए बोला है, तो ट्रायंगल नेम जो नेम है उसको लेने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो हम ये लिख देंगे ट्रायंगल A, जो नाम लिखा है ऊपर बस उसी को कॉपी पेस्ट करो, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB। हम इस दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है भाई इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। तो जैसे सिमिलर का कंडीशन आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो चैप्टर नहीं पढ़ा है बट अब कहीं से भी पढ़े हो, सब सेम ही चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर किया है, जो एक्स्ट्रा वगैरह यहाँ लाइन जो भी है, एंगल में नहीं मिटा रहा हूँ, एंगल में वैसे, अच्छा कोई बात नहीं है, मिट गया, इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 मिनट। देखो, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा क्या था, एंगल 2 था। ओके, चलो अब क्वेश्चन करो, मतलब यहाँ से हम क्वेश्चन, अब जो हमारा ट्रायंगल जो सिमिलर करना है उसको हम देखेंगे। तो ये 2 ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है, तो 2 ट्रायंगल के नेम जो यहाँ पर गिवन है ABE और दूसरा हमें गिवन है CFB, इसके नेम के थ्रू ही आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आप जान सकते हो। तो इसको क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जैसे आपको आपने सीखा होगा कि AB साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा CF होगा, फिर BE जो है साइड हमारा उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट FB होगा। ठीक है, फिर और फर्स्ट एंड लास्ट, और AE का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका होगा CB होगा साइड, AE का साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CB। सेम गोज फॉर द एंगल ऑल्सो, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका C होगा, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका F होगा, और एंगल E का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका B होगा। तो ये सब चीज़ें आप किए हो, मैं डिटेल में नहीं अभी समझा रहा हूँ। ओके, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पहचानने आता है जब 2 ट्रायंगल के नेम गिवन है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हमें देखो प्रूफ करना है ये 2 ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले हम ये लिख देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल ABE कहाँ है, ध्यान से देखो, ये रहा हमारा ट्रायंगल ABE, ये वाला जो ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेट मी टेक अनदर कलर दैट इज रेड। देखो अब ये जो है हमारा ट्रायंगल ABE जो है, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो। फिर हमारे पास और एक जो ट्रायंगल है उसको मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, यस। दूसरा हमें जो गिवन है CFB गिवन है, ये CFB ये वाला। अभी 2 ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको ये फील होगा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करें। हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ध्यान से समझना, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो क्या ये जो हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम जो पहले से निकाल के रखे हुए हैं, क्या उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्या?
चेक। हमें पता है दोनों इक्वल है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, बट क्या वो दोनों, ये जो दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? वो चेक करते हैं। तो एंगल 1 का जो नेमिंग होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ए का नेमिंग, एंगल 1 का नेमिंग क्या होगा? ए ई बी। क्या नेमिंग होगा एंगल 1 का? ए ई बी। देखो ए 1 2 3 एंगल, मतलब मैंने कैसे गिना? 1 2 3। उसी तरह आपको यहाँ पे भी लिख दो 1 2 3, जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा यहाँ पर लिख दो पूरा। तो यहाँ पर एंगल क्या बना वो? जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे कि एंगल जो हमारा यहाँ पर जो बना 1 2 3 जो मैंने लिया, क्या नेमिंग हो गया हमारा? ए ई बी। एंगल ए ई बी के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरफ क्या होगा? वो सेम नंबरिंग होगा 1 2 3। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या एंगल का नेमिंग होगा? सी बी एफ। तो क्या सी बी एफ जो है वो क्या, वो एंगल 2 है? नाउ चेक इट इन द फिगर। अब फिगर के अंदर चेक करो, सी बी एफ, सी बी एफ, यस एंगल 2 है वो। तो सिंपल सा लॉजिक था। देखो इस तरह से अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इस तरह से समझाया है चीज़ों को। स्टार्टिंग में चीज़ें हेल्प करती हैं, बाद में आप खुद ही फिगर को देख के ही जान जाओगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग। बस इनिशियल स्टेज में ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी पड़ती हैं। ठीक है, बाद में आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है साइड। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आई कैन यूज़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि मुझे पता चल चुका कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है तो यहाँ पर लिख दो, नहीं। पहले आप चेक करोगे कि एंगल 1 क्या ट्रायंगल ए बी का पार्ट है, और एंगल 2 क्या सी एफ बी ट्रायंगल का पार्ट है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या चेक करना है, क्या वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है? आपको ये दो चीज़ें चेक करनी है। वो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों रेस्पेक्टिव ट्रायंगल के पार्ट होने चाहिए। सेकेंड थिंग, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, तो हमने वहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई हमने कर लिया। सो वी हियर वी यूज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो यहाँ पर आप लिख देना कि हमें यहाँ पर पहले से ये चीज़ें मिली हुई हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। आप इसको इक्वेशन यहाँ पर 1 ले लो, और ये जो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, तो हियर वी कैन यूज, यहाँ पर आप लिख देना कि यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं है कि नहीं। जो दूसरा वाला हमें गिवन है एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्या वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? वैसे सेम लॉजिक यूज़ करो। ठीक है, देखो अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको ओरली समझा दूंगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 का देखो क्या होगा, नेमिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए बी ई। आप बोलोगे सर बी ए ई भी लिख सकते हो या फिर ई ए बी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंगल 3 के लिए, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए बी ई मैं यूज़ कर रहा हूँ बी ए ई। ठीक है, बी ए ई, तो बी हुआ, मैं लिख ही देता हूँ बी 1 2 3 213। यहाँ पर 213 लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या नंबरिंग बना, 213। मतलब ये आपको सीरियल लेवल चलना है, 1 2 3 चल रहा है, मतलब एफ सी बी, एंगल एफ सी बी चेक करो, एफ सी बी। देखो मतलब एंगल 4 आपका निकल के आया। यस, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो मुझे पता चल चुका है ये दोनों जो एंगल है, एंगल 3 एंगल 4, वो दो ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है, प्लस मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है, और वो उस ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने कहा था ना चेक करने को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एंगल, नाउ वी कैन यूज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो यहाँ पर लिख देना कि यूजिंग इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2। ओके, तो ये दो ट्रायंगल, मतलब ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं, दो एंगल हमने दिखा दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई भी दो ट्रायंगल में अगर कोई दो ट्रायंगल में अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर उन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन? ए कंडीशन। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे सी एफ बी। तो हम यहाँ पर ए सिमिलरिटी से हम यहाँ पर इस दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें। सॉरी, मैं अगर कॉन्ग्रेंट बोल दिया गलती से, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है, दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंट। तो ये जो हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो गंदा किया था, इसको आप नहीं लिखना है। एक्चुअली ये सब चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, बट ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए आपके। ओके, यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सवाल।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। तो अब हम करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट तो लगे क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल से भी समझाऊंगा। मैं ऐसे ही मतलब मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो ऐसे डीपली है, थोड़ा आपको मे बी जो चीज़ आप पहले से जानते होगे मे बी उसको आपको फील हो कि थोड़ा डिटेल में सर जा रहे हैं, बट डिटेल होता है थोड़ा मेरा वीडियो। ओके चलो कोई बात नहीं, सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन हम, सेक्शन ए हमारा ख़त्म हो चुका है, सेक्शन बी भी हमारा ख़त्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन था वो जो मैंने करवाया अभी। अब हम स्टार्ट करेंगे, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन सी। चलो स्टार्ट करते हैं, ये भी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, देखो कि चीज़ें कैसे मतलब काम करती है। देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब ध्यान समझना, ये जो हमारा इक्वेशन है x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ये दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है। आप लाइन का इक्वेशन अब हायर क्लास में क्लास 11 में पढ़ोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म। जैसे हर चीज़ का फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के दो इक्वेशन के फॉर्म होते हैं, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन के भी एक फॉर्म होता है इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे, बस इतना जान लो कि लाइन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर अगर पॉइंट्स ऐसे किए हैं, तो ये हर एक पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट देगा एक्स कमा वाई, ये पॉइंट फिर आपको कोऑर्डिनेट देगा एक्स कमा वाई, फिर और एक जहाँ पर साइड में और एक पॉइंट होगा वो आपको कोऑर्डिनेट देगा एक्स कमा वाई। उसी तरह हर एक पॉइंट आपको एक कोऑर्डिनेट देगा एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स टुगेदर जब हम एक साथ देखते हैं, इट लुक्स लाइक लाइन। तो लाइन क्या है, जस्ट ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो एंड ईच पॉइंट्स हैव देयर कोऑर्डिनेट्स एक्स कमा वाई। ओके इतना चीज़ें, इतने काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, जो कि डिवाइड करता है, मतलब एक लाइन है वो क्या करता है और एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो ऑब्वियसली दोनों इंटरसेक्ट किए होंगे। ओके तो डिवाइड्स के काफ़ी बच्चे मैंने देखा है कि डिवाइड्स का मतलब वो लोग समझ लेते हैं कि इक्वल डिवाइड किया, नहीं इक्वल नहीं। डिवाइड्स का मतलब ये होता है कि दो टुकड़े में उसको बांटा है, अब इक्वल है कि नहीं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अगर बाइसेक्ट लिखता तो अब इसका मतलब है आपके दो इक्वल पार्ट्स हैं। ओके बट यहाँ पे कोई कहीं भी बाइसेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमें ये बोला है, देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन हमें बोला है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो है, वो लाइन ने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। तो जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसके दो को मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, एक पॉइंट है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट से तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा ही नहीं। तो मैंने एक पॉइंट लिया ए और दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, दिस इज माई लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब पहला यहाँ पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देंगे -2, -5। और दूसरा पॉइंट जो हमारा उसका कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे 6, 3। ओके तो ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ओके अब इस लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसको और एक लाइन जो है हमारा जिसका इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो है, वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो लेट सपोज मैं वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेट सपोज मैं लाइन कहीं से भी लाता हूँ। लेट सपोज जो लाइन मेरा ये है, इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ये मेरा लाइन है। लेट सपोज ये मेरा जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा था, मान लो ये पॉइंट्स ही ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जा रहा है, इसको एक्चुअली पॉइंट्स की तरह करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक लाइन है, ठीक है, ऐसे ऐसे गया बस। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा ये लाइन है इसका इक्वेशन है आपका कितना, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ओके समझ में आ गया। तो ये जो एक लाइन है हमारा, ये ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट दिस। आप बोल सकते हो हाँ सर इस पॉइंट पे डिवाइड किया हमें। तो ये लेट सपोज पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं ओ, ले लो, लेट कंसिडर ओ। तो ये पॉइंट्स का तो मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता है, हमें पूछा है ना, तो अब यही सवाल हमें पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा ये ओ पॉइंट है, मैं ओ पॉइंट जी ये पॉइंट है हमारा, तो इसी का कोऑर्डिनेट आपको पूछा गया। ऑब्वियसली यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ना, यहाँ पे जितने लाइन है सबका कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट, सॉरी लाइन बोल रहा हूँ, पॉइंट, यहाँ पे जितने पॉइंट है ना सबका कोऑर्डिनेट है, सबका कोऑर्डिनेट है सबका। बट हमें अदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मतलब है जो उस जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड किया है। तो वी आर कंसिडरिंग दिस, वी आर,
टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ओ, जिस पॉइंट ने लाइन ए बी सेगमेंट को इंटरसेक्शन किया है, दैट पॉइंट को, उस पॉइंट को मैंने ओ ले लिया है, तो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालते हैं उसको। तो पहले हम देखेंगे, समझो इस चीज़ को। तो पहले उस चीज़ को निकालने के लिए हमें रेशो चाहिए। हमें रेशो के बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशो। ठीक है, तो हमें देखेंगे कि जो ए बी लाइन सेगमेंट को जो और एक अदर लाइन जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, कितने रेशो में डिवाइड किया, उसको डिवाइड किया मतलब ये जो ए ओ और ओ बी का जो पोर्शन है, हमें रेशो नहीं पता, ए ओ इज टू ओ बी का क्या रेशो होगा नहीं पता। पहले हम रेशो निकालेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हमें रेशो चाहिए ये बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, जो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रेशो चाहिए। तो हमें रेशो नहीं पता, तब वी लेट कंसिडर द रेशियो k:1। ये आपको पता है, लॉजिक पढ़े होगे। लेट द रेशियो, जो हम रेशियो कंसिडर कर रहे हैं उसको मान लेते हैं k:1। ओके, k:1 मतलब फॉर्म में मान लो कि वो किया होगा इंटरसेक्ट। ओके, तो अब हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, समझो इस चीज़ को, मैंने मान लिया कि k:1 के फॉर्म में वो किया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता, ये x, y ले लो इसको, ये हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि x कितना है y कितना है। ठीक है, ओके, हमें नहीं पता तो हम उसको x, y ही लिखेंगे ना। ओके, और ये आपको मैं पहले से बता दूं, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, जैसे आप जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। और ये आपका x2, y3 है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। तो हम बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो हमें o का ही निकालना है, तो o x, y आप ऐसे ही लिखोगे ना कि भाई इसका जो होगा वो क्या होगा। आपको रेशियो आपने कंसिडर अज्यूम किया है कि k:1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर एक लंबा सा यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला आपका है k:2 + x1 डिवाइड बाय k+1, कॉमा, फिर ये आपका है k:2 + y1 डिवाइड बाय k+1। ये आपका है जो फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला। ओके, तो अब यहाँ पे चलो वैल्यू पुट करो, सिंपल से सबको पता ही है आपको। चलो वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। x2 जो है हमारा कितना है, 6 है, तो k × 6 प्लस x1 कितना है हमारा, -2 है, यहाँ लिख दो -2 डिवाइड बाय k+1 को वैसे ही रखो, कॉमा, फिर k हमें नहीं पता, k × विथ y2 कितना है हमारा, सॉरी मैंने y3 लिख दिया क्या यहाँ पर, सॉरी y2, तो यहाँ पर होगा 3 प्लस y1 कितना है हमारा, -5 है, बाय यहाँ पर हो गया आपका k+1। ठीक है, हम पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6k -2 डिवाइड बाय k+1, कॉमा, यहाँ पर हम लिख देंगे 3k -5 डिवाइड बाय k+1। ये हो गया। ओके, ये तक समझ में आ गया। ये आपका x एंड y का वैल्यू है। अब यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका तो निकल गया, आपका x एंड जो हमारा o का जो कोऑर्डिनेट है, ये o का ही कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो लिखा है मैंने, सॉरी एक मिनट, o x, y का ये मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट निकला, x का क्या निकला, x की जगह पे यहाँ पर कौन है, 6k -2 बाय k+1, y की जगह 3k -5 बाय k+1। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट है आपके, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये जो अब इसका वैल्यू तो नहीं निकला, इस तरह ना थोड़ा ना आंसर रहेगा हमारा कुछ नंबर रहेगा ना आंसर। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे मैंने कहा है, देखो ध्यान समझना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को, एक मिनट, ये रहा, ये हमारा जो एक्स एंड वाई का जो कोऑर्डिनेट है, वो किसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारा x - 3y = 0 था, उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या, कि अगर हम x का कोऑर्डिनेट जो भी हमें मिला, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन में, x की वैल्यू की जगह इसको हम पुट कर देंगे, y की जगह इसको पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन के इक्वेशन में आ रहा है। x - 3y = 0, x - 3y = 0 हम यहाँ लिखेंगे x - 3y = 0। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, x की जो वैल्यू है वो कितना है, x की वैल्यू जो कितना है यहाँ पर
kx2 मतलब x की वैल्यू जो भी हमको पता है, हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिखा ही हुआ है सॉरी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 0, अभी इसको यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। x की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 6k माइनस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये x की जगह मैंने लिखा, माइनस 3 इंटू वाई की जगह मैं लिखूँगा 3k माइनस 5 बाय k प्लस 1, जो भी है हमारा k प्लस 1। अब यहाँ इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने x का जो भी है, देखो जो भी मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ लाइन को। अब जो भी देखो, मान लो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का ही ये पॉइंट है ना, मतलब ये जो हमारा ओ जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वेशन ऑफ x माइनस 3y लाइन का ही है, वो पॉइंट मतलब उस लाइन का ही पॉइंट है वो, तो उसको सेटिस्फाई ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ लाइन का वो फॉर्मूला है हमारा एक्स माइनस, जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये है x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसको आप वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई करना ही करना है उसको। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो ओ कोऑर्डिनेट है, ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उसी इक्वेशन ऑफ लाइन का है, ठीक है, इसीलिए हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक्चुअली हमारा रेशियो मिलेगा। अभी तो रेशियो भी मिला नहीं, रेशियो मिलेगा हमें, के का जो वैल्यू होगा वही हमारा रेशियो होगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करो तो 6k माइनस 2 k प्लस 1 माइनस, इसको सॉल्व करो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 9k। ओके, ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से आपका प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम ले लो यहाँ पर k प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 6k माइनस 2, मैंने ऑलरेडी साइन चेंज कर दिया है। ओके, अब मैं चेंज नहीं करूँगा यहाँ पर, इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ पर इसको 6k माइनस 9k इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस 3k, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस 3k, 15 से 2 गया 13, तो प्लस 13 डिवाइड बाय k प्लस 1, जो कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूँगा कि माइनस 3k प्लस 13 इक्वल टू 0, तो माइनस 3k इक्वल टू इधर हो गया आपका माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो k की जो वैल्यू हो गई वो 13/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? k की वैल्यू 13/3, मतलब हमारा रेशियो जो आया कितना आ गया 13:3 हमारा रेशियो आ गया, क्योंकि हमने रेशियो क्या कंसिडर किया था k:1, तो k की वैल्यू हमारा 13/3 आ गया, मतलब 1, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो आपका कितना आएगा 13:3 ही आएगा, तो ये आपका रेशियो हो गया। क्लियर है? 13/3 इज द रेशियो k की वैल्यू। अब हम सिंपली, अब बहुत ईजी हो गया, अब हम एक्चुअल जो उसका कोऑर्डिनेट था, ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था, अब हम एक्चुअल में उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे? देखो, तो के की आपको रेशियो पता चली गया, तो बस यहाँ पर पुट कर दो। ओके, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा वैल्यू था बस उसको आपको पुट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला, ये हमारा था वैल्यू, दिस वन, ये वाला, इसको पुट करो, वैल्यू यहाँ पुट करो, अभी यहाँ वैल्यू निकलेगा आपका। तो 6 मल्टीप्लाई के कितना है हमारा, के की वैल्यू हमें निकला कितना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो 13/3 माइनस 2, थोड़ा सा इरिटेटिंग है लेकिन कर दो, k प्लस 1 दैट इज़ 13/3 प्लस 1, इसको सॉल्व कर दो, अब निकल जाएगा यार ये, इसको अब इतना तो कर ही सकते हो यार, सब तो मैं करूँगा, इसको आप सॉल्व कर देना, वैल्यू निकल जाएगा। आई एम टेलिंग द आंसर, दैट इज़ 9/2 होगा, 9/2 3/2, ठीक है। ये सॉल्व कर दो, आएगा, गारंटी आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा 9/2 कितना 3/2 आपका कोऑर्डिनेट्स आएगा। ओके, कर देना, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसलिए मैंने फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तक कर दें, समझ में आ ही जाएगा। इसको वैल्यू सॉल्विंग करना है आपको, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये एक्स का निकला कॉमा, फिर वाई का भी निकाल देना, वाई का यहाँ पर जो है ये वाई वाला यहाँ पर पुट करना आपको, तब जाके इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा आंसर 9/2, इसको जो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तब इसका आंसर निकलेगा 3/2। ओके, निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, तो ये तो बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो हर साल CBSE पूछता है, ये क्वेश्चन इसका फेवरेट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है सारे बच्चों को ये चीज़ें पता है, बस यहाँ पर आप नोट्स देख लो जो मैंने लिखा हुआ है। जैसे पहले ही वही सेम चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ऐसे पता ही होगा, इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे ने तो रट लिया होगा इसको।
तो ये हमारा जो गिवन है 5+2√7 रैशनल नंबर, हमें इसको ये हमें शो करना है कि रैशनल नंबर है, वह √7 इज रैशनल नंबर। तो हम पहले कंसिडर कर देंगे कि P/Q फॉर्म में है, P एंड Q आर द कोप्राइम, जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिखना है आपको। तो 5+2√7 इक्वल टू P/Q, ये चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद से ये 5 इधर आया, चलिए 5 उधर था, इधर आया, फिर इक्वल टू √7। जैसे हमें पता है P-5Q/2Q ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है, एज P एंड Q आर इंटीजर्स, बट √7 हमें क्वेश्चन में गिवन है रैशनल नंबर। सो हम जो इक्वलिटी कर रहे हैं वो क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो हमने कंसिडर किया था वह हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो हैंस प्रूफ 5+2√7 इज ए रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट है, अब देख लो। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन 28। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया था सिमिलर ट्रायंगल का, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हम करेंगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करने वाला, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, दो मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं जो नॉर्मल मेथड, नहीं हाँ, जो नॉर्मल मेथड है पहले उसको हम समझते हैं। देखो सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है, बट एक पहला वाला जो हम निकालेंगे वो अलग अलग है। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, देखो जैसे मुझे यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जो देख रहा है वीडियो सबको दिख रहा है। देखो ये हमें ट्रायंगल गिवन है ACB, यहाँ पर 90 है, समझना यहाँ पर 90 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है CD का जो स्क्वायर होगा वो BD इंटू AD के साथ इक्वल होगा। ओके, समझ में आ रहा है चीज़ें? चलो अब मज़ा आएगा इसको करने के लिए। देखो तो ये हमारे यहाँ पर 90 है, क्वेश्चन में गिवन है 90। ओके, हमें यहाँ पर गिवन है CD भी जो है वो परपेंडिकुलर है AB के साथ, तो यहाँ पर भी 90 हो गया, इधर 90 हुआ तो इधर भी 90 होगा। क्लियर, इतना तक समझ में आ गया। अब जो नॉर्मल जो मेथड है मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान समझना। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, ये वाला जो होल एंगल है, ये वाला एंगल, देखो ध्यान समझना, ये वाला जो एंगल है ना, इसको आप ले लो एंगल 1 ले लो, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है उसको आप एंगल 2 ले लो, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है उसको आप एंगल 3 ले लो। इतना तक तो आप समझ लो, मतलब ले लो, आप कंसिडर कर लो। ओके, अब सवाल ये है कि हमें BD, हम जो ट्रायंगल लेंगे उसमें BD भी आना चाहिए और AD भी आना चाहिए। तो BD और AD कैसे आएगा जब अगर हम ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करेंगे? इफ़ वी कंसिडर ट्रायंगल, हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ADC, और हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ADC, और हम ट्रायंगल कंसिडर BDC। इस तरह करोगे तभी आपको मिलेगा AD और BD, राइट। इसको सिमिलर करने के बाद हमें AD BD मिल सकता है रेशियो के फॉर्म में। ये हमारे एक एजम्पशन है, अभी ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट नेमिंग ये नहीं है, मतलब है कि नहीं हम बाद में डिसाइड करेंगे, हमें सिचुएशन बताएगी कि ये ट्रायंगल की नेमिंग करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि दो ट्रायंगल की नेमिंग होंगे। ओके, अच्छा समझना इस चीज़ को। तो हमें निकालना है CD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD। ये पहला लॉजिक हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि भाई ये दो ट्रायंगल हमें लेना है। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारा तो AD और BD आ रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 90 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, उसी हिसाब से यहाँ इधर मैं 90, तो परपेंडिकुलर गिवन था, ये 90 हो गया हमारा। तो अगर समझो इस चीज़ को, अगर हम ये दो ट्रायंगल को, पहले आपको माइंड में आएगी सर ये दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर कर दें, सिमिलर करोगे तो आपको देखो ये आपको DC आपका कॉमन दिख रहा है और ये 90 आपको दिख रहा है, बस से आपको दो ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली दो ट्रायंगल को हम सिमिलर नहीं कर सकते। करेक्ट, पहला चीज़ हम सिमिलर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ और सिनेरियो को देखना होगा। तो पहले इस चीज़ को समझो, तो हम तब ट्रायंगल कंसिडर करे किसको। तो देखो मैं अभी जो ट्रायंगल बता रहा हूँ उस ट्रायंगल का नेम ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा ट्रायंगल ACB, ध्यान समझना, ट्रायंगल मैंने ACB लिखा है, आप फिगर में देख सकते हो ट्रायंगल ACB, दिस वन। ओके, फिर मैं दूसरा ट्रायंगल जो लेने वाला हूँ दैट इज ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल जो लेने वाला हूँ वो है आपका ट्रायंगल ACB हो गया। मुझे ना देखो मैं कैसे ले रहा हूँ ट्रायंगल की नेमिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं A से शुरू किया, C तक पहुँचा, C के पास 90 था और B तक आया, ACB ट्रायंगल लिया,
तो मुझे दूसरा ट्रायंगल अगर मैं दो ट्रायंगल सिमिलर करना चाहता हूँ तो सिमिलर वाला कंडीशन हम बाद में बात करेंगे। पहले ये ट्रायंगल ACB को देखो, पहले सिर्फ ट्रायंगल ACB को देखो। जब हम सिमिलर जब करेंगे, जब दूसरा मेथड में बताऊंगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये देखो, क्या देखना है आपको, 1 मिनट। पहले आप ये देखो, क्या, पहले आप ये देखो कि ट्रायंगल ACB, पहले ध्यान से देखो, ये आपका एंगल 3 है, ये आपका एंगल 2 है, ठीक है। तो होल वाला जो एंगल C आपका कितना बन जाएगा बताओ। मैं अगर लिखूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A का मतलब ये होल, एंगल B का मतलब ये होल, C का मतलब मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, टोटल C सब मिला के आपका 180 डिग्री है, ओके। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A हमें पता है, एंगल उसको हमने 3 लिया है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो एंगल C हमें पता है 90 है, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल C की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, इक्वल टू 100 डिग्री। तो सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको आप सॉल्व करोगे तो 90 आएगा। दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये पहला चीज़ है, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह आप दूसरा ट्रायंगल को भी लोगे, कौन सा, मतलब ये वाला ट्रायंगल ACB आपने लिया, और एक ट्रायंगल क्या लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करो, इन ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल लेना है मैं बता रहा हूँ। देखो ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है, जैसे हमारा 90 और कहाँ पे ये 90 हो गया, अब दूसरा 90 ये हमें गिवन था ना, तो हम ट्रायंगल लेते हैं CDB लेते हैं। CDB अगर लोगे तो हमें CDB में ये पता है 90 है, एंगल CDB 90 है। तो एंगल CDB के 3 एंगल कौन कौन से होंगे, ठीक है, इसके 3 एंगल्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। एंगल 1 इसको ना लेके आप इसको ले लो, एंगल 1 इसको ना लेके आप एक काम करो, इसको ले लो, सॉरी ये वाला एंगल लो, इसको एंगल 1 लो, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, ओके। देखो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1, जो ट्रायंगल CDB के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल CDB, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल हमारा जो CDB है वो मिला के, ये तीनों एंगल है आपके, सॉरी 180 ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखो। अच्छा ये दोनों एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारा 90 कैसे बन जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक 90 है तो बाकी के दो ट्रायंगल के बाकी के दो का एंगल, ट्रायंगल के दो बाकी के दो एंगल जो होंगे वो 90 ही होंगे, सम। वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस यहाँ पे मैं लिख दिया 90 डिग्री। सेम लॉजिक जो मैंने पिछले में यूज़ किया, मतलब इधर वाले लेफ्ट साइड में यूज़ किया, वही यूज़ कर रहा हूँ। ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री होगा, ये उधर माइनस हो गया 90 हो गया। तो दोनों का RHS में देखो 90 है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूँ, देन आई कैन राइट कि डेट एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये एंगल टू कैंसिल हो गया, एंड वी गॉट द रिलेशन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका, एंगल 3 बराबर एंगल 1 हो गया। हम लेंगे ट्रायंगल, पहले हम नॉर्मली कंसिडर कर लेते हैं ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CDB और ट्रायंगल हम यूज़ कर लेते हैं। देखो 90 को आपको मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है, 90 आपका लाइन में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CDB, फिर हम लिखेंगे ADC, ठीक है, 90 आना चाहिए। आप ये आप सोच रहे हो कि हाँ 90 तो आना चाहिए। तो क्या हम 90 जो लाते हुए जो नेमिंग हम कर रहे हैं कि भाई देखो CDB फिर ADC, तो क्या इस नेमिंग से हमारा ये जो एंगल 3 और एंगल 1 है क्या वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फर्स्ट हम एंगल 3 और एंगल 1 का रियल नेमिंग लिखेंगे, एंगल 3 का और एंगल 1 का भी रियल जो नेमिंग है वो हम लिखेंगे, ओके, समझना है इस चीज़ को। एंगल 3 और एंगल 1 का रियल नेमिंग लिखेंगे। तो एंगल 3 का जो रियल नेमिंग होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACD, क्या होगा, आप बोलोगे CAD सर होगा, CAD होगा नेमिंग। एंगल 1 का रियल नेम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, मतलब फुल नेम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल CDB क्या होगा, आप बोलोगे DCB होगा, DCB। तो क्या ये दोनों हम क्या ये दोनों नेमिंग CAD और DCB, क्या इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट लेट मी चेक सी ए डी। तो यहाँ पर देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, मतलब मुझे यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। या फिर तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डी सी बी बराबर एंगल सी ए डी, क्या लिख सकता हूँ, सी ए डी लिख सकता हूँ क्या, चेक करो। डी सी बी क्या लिख तो दिया मैंने, क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, चेक करो। डी सी बी फिगर में देखो, डी सी बी मतलब कौन सा, डी सी बी मतलब एंगल 1, उस हिसाब से आना चाहिए। डी सी बी मतलब सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर भी सेकंड, मतलब देखो सेकंड में यहाँ पर देखो क्या आ जा रहा है, डी आ जा रहा है, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ये डी ए सी होना चाहिए, जो कि मैंने सी ए डी लिखा है, जो कि करेक्ट है। आप सी ए डी को डी ए सी लिख सकते हो, दैट इज़, उसमें कोई गलती नहीं है। मैं इसी का ही नेमिंग चेंज कर दूंगा ना, मैं यहाँ पर जो सी ए डी लिखा है इसको भाई मैं डी ए सी कर दूंगा, क्या गलती है, क्या दिक्कत है, कुछ मेरे कोई दिक्कत नहीं। एंगल 3 को मैं तो नेमिंग कुछ भी दे सकता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सी ए डी या फिर ए सी बी, जो भी आप ए सी डी कुछ भी बोलो, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर सी ए डी यूज़ नहीं करेंगे, हम डी एस यूज़ करेंगे। अगर हम डी एस यूज़ करें तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस दो ट्रायंगल के नेमिंग हमने जो कंसिडर किया है सी डी बी और ए डी सी, वो हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 या फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अब इसको हम रब कर देंगे। एक्चुअली मुझे ये लिखना नहीं है, ठीक है, मैं तो वही लिखूँगा, देखो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, सी डी, हमारा सी डी भी है ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कौन सा मैंने लिया था, 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी हम लिखते हैं। या इसको आप इक्वेशन दे देना, कुछ भी यहाँ लिख देना, यूजिंग दैट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 लिख देना। ये एक पहला चीज़ हो गया, 1 एक एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब 90 वाला कॉन्सेप्ट लिख दो। 90 हमारा क्या आएगा, ट्रायंगल सी डी बी के अंदर, सी डी बी के अंदर हमारा ये सी डी, हाँ वही है, एंगल सी डी बी बराबर एंगल ए डी सी, ये हमारा है, ईच 90 लिख दो, ईच 90। तो ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो हम अब बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा सी डी बी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के साथ बाय कौन सा कंडीशन, ए सिमिलरिटी। जैसे ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो सिमिलर हो चुका है ये वाला, यहाँ से अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी डी, आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, सी डी बाई ए डी पहला दूसरा, फिर डी बी बाय डी सी, फिर हम लिख देंगे सी बी बाय ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए था किसका, हमें किसका चाहिए था, सी डी का स्क्वायर चाहिए था। तो ये रहा सी डी का स्क्वायर, यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम सी डी बाई ए डी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी बी बाय सी डी लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी गॉट द आंसर, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी बी, ये हो गया हमारा आंसर, जो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड में देखो, दूसरा मेथड में कुछ अलग नहीं है, ये जैसे मैंने एंगल 3 बराबर एंगल 1 जो मैंने निकाला है, इसको निकालने का एक अलग तरीका भी है, ठीक है। तो ये तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ कमेंट में, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, करेक्ट, इसको मैं चेंज कर दूंगा अलग वे में। और एक जो मैं बोला ना आपको 2 मेथड बताऊंगा, तो दूसरा मेथड आपको जानना है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप कमेंट करो तब मुझे लगेगा कि हाँ आप वीडियो पूरा देख रहे हो। तो आई होप ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को जानने के लिए कैसे क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा मेशी हो गया, अगर आप चाहते हो नीट एंड क्लियर नेक्स्ट ये करने, तब मुझे कमेंट करके अपना सजेशन दो, रिव्यू बताओ अपना कमेंट सेक्शन में कि हमें नीट एंड क्लियर चाहिए, फिर समझ में ये जो समझा रहा हूँ तरीका सही है, उस हिसाब से हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका, आई थिंक और वाला है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे और वाला ही करेंगे, ये क्वेश्चन तो कोई हाथ मारेगा नहीं, मुझे पता है, ये क्वेश्चन ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।